ये देखो घूम रही है ना। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें लेक्चर थर्ड चालू करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे समझते हैं, है ना। और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, लाइक वाले रिपेल क्यों करते हैं, अनलाइक वाले अट्रैक्ट क्यों करते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। और हमने लेक्चर सेकंड में पढ़ा करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, उसके बेसिस पे हमने अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे थे, उनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के देखी थी। और हमने राइट हैंड थंब रूल देखा था, और वो क्या करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को निकालने के काम आता है। कौन कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। सो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ लिया करंट के थ्रू, कि करंट के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है, या फिर करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। अब यहां तक तो हमें बात समझ में आई, चलो ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि पहले वाले जो हमने ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था ना लेक्चर सेकंड में, उसमें क्या हो रहा था कि हमने जब जब भी करंट को चालू किया या फिर करंट को फ्लो करवाया सर्किट में, तो वो मैग्नेट जो थी, वो जो मैग्नेट थी वो उसके अट्रैक्ट हो रही थी, या फिर वो उस मैग्नेट के ऊपर फोर्स फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही थी। किसके द्वारा, किसके थ्रू, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, है ना। वो करंट कैरिंग कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करा था, और उसके डायरेक्शन में वो अलाइन होना चाह रही थी। कौन सी? वो कंपास नीडल या जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो, ठीक है। तो उसके ऊपर एक फोर्स फील हो रहा था। अब फोर्स एक और तरीके से भी फील होता है, मैं किसी दूसरी मैग्नेट को उसके पास में लेके चला जाऊं, है ना, तो दूसरी मैग्नेट को पास में लेके जाऊंगा तो भी उसके ऊपर फोर्स फील होगा। तो मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक तरीके का मैग्नेटिक मटेरियल ही होता है, या फिर एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल का इफेक्ट परमानेंट होता है, मतलब उसको हम बंद चालू ऐसे कर नहीं सकते, है ना। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट टेम्पररी होता है। उसको हम स्विच ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन को बदल देंगे तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी उल्टा हो जाएगा, है ना। सो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तरीके की कंट्रोलेबल मैग्नेट्स है, फिर एक कंट्रोलेबल मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका हम मैग्नेटिक इफेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के डायरेक्शन में वो उसके अलाइन हो रही थी, किस वजह से, उसके ऊपर एक फोर्स फील हो रहा था, है ना। अब मान लो मेरे पास में यहाँ पे वही करंट कैरिंग कंडक्टर है, और यहाँ पे वो कंपास नीडल है ना, वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो रही है, इस डायरेक्शन में अलाइन हो रही है, सपोज करो, है ना। या फिर मान लो इस डायरेक्शन में अलाइन हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अलाइन हो रही है। अब मैंने क्या किया, इसको एकदम स्टेशनरी रखा, इसको एकदम स्टेशनरी रखा, और इसको मतलब ऐसे स्टेशनरी, फोर्स तो इसके ऊपर भी फील हो रहा है ना, तो इसको एकदम स्टेशनरी रखा, और इसको मैंने फ्री टू मूव कर दिया। यहाँ पे ये तो क्या बहुत भारी है, मेरे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत भारी है, और इससे करंट पास हो रहा है, तो इसके ऊपर ये फोर्स फील हो रहा है, ये फोर्स फील करवा रहा है। तो अगर मैंने इसको स्टेशनरी रखा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से, आपने पिछले साल न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा ना, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। तो इसके ऊपर जब ये फोर्स फील करवा रहा था, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स तो एग्जर्ट कर रहा था, है ना, ये भी इसके ऊपर फोर्स तो एग्जर्ट कर रहा था, लेकिन ये स्टेशनरी, मतलब ये अपनी जगह पे फिक्स था, और इसका वजन बहुत ज्यादा भारी था। आप ट्रक को हिलाने जाते हो या फिर ट्रक को हिलाना चाहते हो, तो ट्रक थोड़ी हिलती है, उसका तो वजन या फिर उसका वेट बहुत भारी है ना, या फिर उसका वेट बहुत ज्यादा है। आप खुद ही हिल जाते हो, या फिर ऐसे धक्का दे रहे होते हो तो आप पीछे खिसकने लग जाते हो, है ना। सो उस ट्रक का वेट बहुत ज्यादा है, या फिर इसका, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का वेट बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें करंट इतना ज्यादा बढ़ा दूं, और इस मैग्नेटिक नीडल को भी बहुत बड़ा बना दूं, तो इसका भी वेट बहुत ज्यादा हो गया, और इसके अंदर करंट भी बहुत ज्यादा हो गया, है ना, इसके अंदर करंट भी बहुत ज्यादा हो गया। ऐसा समझ लो कि मान लो मेरे पास में ट्रक है, उसके व्हील्स बहुत अच्छे, या फिर बहुत अच्छे से मैंने रोड को बहुत स्लिपरी कर दिया, और मैंने आगे एक ट्रक, एक दूसरी छोटी ट्रक से उसको मूव कराने की कोशिश करी, तो मूव तो होगी ना वो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी मूव होना चाहेगा, है ना। सो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो फोर्स कहीं ना कहीं तो जाएगा भाई। इसको मैंने एकदम ऐसे पकड़ रखा है, तो ये फोर्स या तो मेरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर वो फोर्स मेरे को फील होगा, मैं उस फोर्स को फील कर सकूंगा, है ना। और एक और तरीका है, या फिर एक और फैक्टर इसका क्या होगा, इसके ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तभी सारी चीजें आपस में इक्वलाइज हो पाती है ना, ठीक है। सो ये मेरे पास में एक चीज है कि इसके ऊपर फोर्स फील होगा तो उसके ऊपर भी फोर्स फील होगा,
उसी के बेसिस पे है हमारा आज का अगला टॉपिक, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल या फिर कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होती तो आपकी कार नहीं चल रही होती, हम यहाँ पे ऐसे पढ़ा नहीं रहे होते, आप पढ़ नहीं पा रहे होते, है ना। बहुत सारी जगह पे इस इलेक्ट्रिक मोटर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, या फिर बहुत सारी जगहों पे इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होती ना, तो आप ये जो लाइट चल रही है, आपका फोन जो चल रहा है, वो चार्ज नहीं हो पाता, है ना। सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पा रही होती आपके घर में, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होती तो, है ना। सो यहाँ तक मेरे पास में एक मेरे को समझ में आया कि मुझे आज पढ़ना क्या है या फिर इन टॉपिक्स में है क्या क्या। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक आई बात समझ में। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास में है एक कंडक्टर जिससे करंट पास हो रहा है, और उसके ऊपर फोर्स फील होगा कब, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस होगा। ठीक है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस होगा तो जो भी चीजें हमें रिक्वायर्ड है वो चीजें हम ला देते हैं, है ना। सो मेरे पास में एक तो चाहिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी, मैग्नेट से भैया, है ना। अब दूसरी तरीके से एक और तरीका है मेरे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर लाने का, लेकिन बेसिक चीज क्या है, फिर बेसिक फंडामेंटल कहाँ से आएगी मेरे पास में, एक मैग्नेट से। ठीक है, तो मेरे पास में एक मैं मैग्नेट बना देता हूँ। सो सिंपलेस्ट मैग्नेट मेरे पास में कौन सी है, बार मैग्नेट। ठीक है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने बना रखी है और रियल लाइफ में भी बना के आयरन फिलिंग्स रख के देख रखी है ना। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी पता है हमें। और एक और क्या है मेरे पास में, एक करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है। तो इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है और इससे करंट पास हो रहा है। तो अगर ये मेरे पास में करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये मेरे पास में करंट की डायरेक्शन है और मेरे पास में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दे रखी है, तो मैं इन दोनों डायरेक्शन से इस कंडक्टर के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स फील होगा वो निकाल सकता हूँ। इसके बेसिस पे हमारे पास में एक दूसरा रूल आता है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस चैप्टर में मेरे पास में दो रूल्स है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, एक हमने राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा, लेकिन फ्लेमिंग्स वाले रिलेटेड कौन कौन से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। ठीक है, अब पहले ही बता दिया मैंने कि रूल किस वजह से निकाले जाते हैं, फिर किस लिए निकाले जाते हैं, ताकि जो भी मेरे पास में क्वांटिटी निकालनी है वो निकालने में मेरे पास में आसानी हो। ठीक है, तो रूल इस वजह से निकाले जाते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मुझे वो फोर्स की डायरेक्शन को निकालने में हेल्प करता है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, वो क्या काम आता है वो अगले टॉपिक्स में पता चलेगा। ठीक है, सो अगर मेरे पास में करंट की डायरेक्शन दे रखी है और अगर मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दे रखी है उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस, तो मैं निकाल सकता हूं कि उसके ऊपर, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स फील होगा या फिर उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, अब कैसे निकालते वो देखो। तीन चीजें मेरे पास में क्या है, एक है मेरे पास में फोर्स, दूसरा है मेरे पास में करंट, और थर्ड है मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तीन चीजें मेरे पास में, फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चीजें मुझे पता रहेगी, और इन दोनों के बेसिस पे इन दोनों को एक डायरेक्शन में अलाइन करके मेरे पास में ये फोर्स की डायरेक्शन आएगी। अब कैसे करना है ये वो देखो। रूल क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है मेरे पास में। अब हुआ क्या देखो, ये मेरे पास में मेरा लेफ्ट हैंड है मान लो, मेरी ड्राइंग्स बहुत अच्छी है, सो पार्डन मी अबाउट दैट। ठीक है, ये मेरे पास में मेरा लेफ्ट हैंड रूल है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना, ये मेरा है थंब, ये मेरी है इंडेक्स फिंगर, आई होप इंडेक्स फिंगर ही बोलते होगे इसको, ये वाली जो फिंगर है ना, और ये है मेरी मिडिल फिंगर। ठीक है, ये तीनों फिंगर्स है मेरे पास में, ये है थंब, ये है फोर फिंगर और ये है मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर या फिर फोर फिंगर आई गेस, जो भी है, फोर फिंगर इंडेक्स फिंगर, मेरे को फिंगर का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, यहां तक आई बात समझ में। अब मेरे पास में ये क्या है, ये इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, और मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है करंट की डायरेक्शन को, और जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करता है वो डायरेक्शन होती है फोर्स की। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास में दो डायरेक्शन दे रखी है कि इसकी करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की, तो उन डायरेक्शन में मुझे इन दोनों चीजों को अलाइन करना है। मान लो मेरे पास में करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दे रखी उधर, करंट की डायरेक्शन दे रखी इधर, तो ये अलाइन हो गए, है ना। और ऊपर जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो ऊपर की डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा। यहां तक आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे अगर मेरे पास में करंट की डायरेक्शन होती ऊपर, सॉरी मान लो बाहर होती है ना, बाहर को ऐसे बनाते डॉट से, और अंदर जा रहा है इनटू द पेज जा रहा है तो ऐसे क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, इसका भी ऐसे क्यों होता है वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। बाहर आ रहा है तो इधर करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर, इधर, और फोर्स किधर एग्जर्ट होगा ऊपर। ये तीनों आपस में 90 डिग्री, जनरली आपके अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो ऐसे 90 डिग्री में पूछेगा, यूं नहीं होगा कि करंट की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन 45 डिग्री पे है तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। ये सारे चीजें आपके पास में 12th क्लास में आएगी, अगर आप 12th क्लास में साइंस लेते हो या फिर 11th क्लास में साइंस लेते हो। ठीक है, सो उनका डायरेक्शन निकालने का तरीका अलग होगा, लेकिन होगा इस तरीके से ही थोड़ा बहुत, है ना। ये क्यों आता है, या फिर ये लेफ्ट हैंड रूल ही क्यों यूज किया है, फिर ऐसा रूल ही क्यों होता है, वो भी आपको 12th क्लास में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक आई बात समझ में। मेरे पास में करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर है, फोर्स की डायरेक्शन किधर आई, इधर। और एक तरीका देखो, मेरे पास में करंट की डायरेक्शन ऊपर आ रही है तो करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर है ना, ये रही मिडिल फिंगर। और मान लो मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनटू द पेज आती तो ये इधर, और तो फोर्स किधर एग्जर्ट हो रहा है, या फिर फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही, इधर, इधर की तरफ, है ना, तो लेफ्ट में आता। ठीक है, सो ऐसे मेरे पास में ऐसे तरीके के क्वेश्चन अगर आ गए तो ऐसे सॉल्व करूंगा मैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया, बेसिकली उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के काम आ रहा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सो यहां तक मेरे पास में मुझे समझ में आया, है ना, यहाँ तक मेरे पास में मुझे समझ में आया। अब ये क्रॉस और डॉट का बताता हूँ मैं। ये देखो, ये मेरे पास में क्रॉस है और ये मेरे पास में डॉट है। ठीक है, अब आपने कभी भी एक एरो को देखा होगा, एरो या फिर बो और एरो कभी देखे होंगे, तो उसके जो आगे वाला जो पॉइंटेड हिस्सा होता है या फिर आगे वाला जो हिस्सा होता है वो ऐसे डॉटेड होता है ना। अगर आपका एरो ऐसे आ रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो डॉट पहले आ रहा है ना। तो आपको जब जब भी कोई आपकी तरफ आ रहा है या फिर बाहर आ रहा है, इधर देखो बाहर आ रहा है ना, तो आपको लगेगा कि वो डॉट बाहर आ रहा है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डॉट है। और अंदर जा रहा है तो तीर अंदर जाता है, एरो अंदर जाता है तो अंदर जा रहा है तो पीछे वाला हिस्सा मुझे दिखेगा, और पीछे वाला कैसा होता है, ऐसा क्रॉस की तरह, है ना। तो इस वजह से अंदर जाते हुए मैं क्रॉस बनाता हूँ, बाहर जाते हुए ऐसे डॉट बनाता हूँ। ठीक है, सो ये तो मेरे पास में था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उस फोर्स को निकालने के काम आता है जो कि एग्जर्ट होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ। ठीक है, या फिर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर रखता हूँ। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में रखता हूँ। यहाँ तक आई बात समझ में। अब हम चलते आज के या फिर इस चैप्टर के या फिर इस समझ लो इस कोर्स के, इस क्लास 10 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन एक जनरलाइज या फिर फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर।
अब इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंशन हुआ कैसे, या फिर इसका इन्फ्लुएंस कहाँ से आया वो देखो। इलेक्ट्रिक मोटर है ना, मैंने ये तो सुना कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर फोर्स फील होगा, तो जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखा जाएगा या फिर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में रखा जाएगा, तो उसके ऊपर एक फोर्स फील होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा। जब भी फोर्स फील होता है किसी के भी ऊपर या फिर किसी भी चीज के ऊपर, तो या तो मोशन करेगी, या फिर अगर बहुत भारी है तो मोशन थोड़े ज्यादा फोर्स के बाद में मोशन करना चालू करेगी, है ना। तो कुल मिला के मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट देके या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट होकर या फिर इलेक्ट्रिसिटी देकर मेरे पास में एक दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, फिर एक दूसरी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मोशन वाली एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके मेरे पास में इधर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हो गया ना। आप इलेक्ट्रिसिटी इधर दो, ये आपको चल के बता देगी, या फिर आपको घूम के बता देगी, या फिर आपको एक मैकेनिकल वर्क करके बता देगी। ये जो भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास में इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। तो ये देखो इलेक्ट्रिक मोटर दिखती ऐसी है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी दिखती है ना। अब इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल यूज में इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी दिखती है। डायग्राम में आपको ऐसी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो थोड़ा साइंटिफिक या फिर एक फंडामेंटल डायग्राम है। वो भी मैं आपको बताऊंगा रियल लाइफ में कैसे अंदर से दिखता है सब, है ना। इधर मोटर होती है, अंदर इसके कुछ चीज होती है, बाहर कुछ चीज होती है, कैसे काम करती है वो भी हम समझते हैं, ठीक है। सो जब भी मैं करंट दूंगा तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा। तो ये क्या कर रहा है, मेरे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है। सो इसका प्रिंसिपल या फिर ये काम कैसे करता है, इट कन्वर्ट्स, ये काम क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, ये मेरे को मैकेनिकल वर्क करके देगी, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। तो ये तो मुझे समझ में आया। अब इसका डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये कैसे काम करता है, कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। सो तीन चीजें मेरे पास में, एक तो मेरे पास में ये होगी कि ये काम कैसे क्या करता है, एक और मेरे पास में कंस्ट्रक्शन, एक और है मेरे पास में वर्किंग, और लास्ट मेरे पास में, ठीक है। तीन चीजें और पढ़नी हमें इस इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, ठीक है। अब डायग्राम मेरे पास में कुछ इस तरीके का है, मैं आपको बना के बता देता हूं। ये मेरे पास में एक सिंपलेस्ट डायग्राम है। ये दो पोल है मेरे पास में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहाँ पे मेरे पास में एक चीज होती है ऐसी कुछ, ठीक है। ये मेरे पास में बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, एक इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है देखो, यहाँ पे मेरे पास में एक ब्रश 1 है B1, ब्रश 2 है B2, ठीक है। ये मेरे पास में स्प्लिट रिंग्स होती है, इनको बोलते हैं हम स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। और इसको मैं मान लो नाम दे देता हूँ S1, इसको नाम दे देता हूँ S2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आर्मेचर, इसको नाम देते हैं ABCD, इस पूरे लूप को, ठीक है। तो कुल मिला ये मेरे पास में होती बैटरी और ये होती है मैग्नेट्स, ठीक है। कुल मिला के मेरे पास में ये सारी चीजें हैं। नाम दे देता हूं मैं एक एक चीज को। पहले है मेरे पास में मैग्नेट्स, इनकी डिफाइन लिखते हैं कि क्या होती है, क्या काम आती है। इट प्रोवाइड्स मैग्नेटिक फील्ड या फिर इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड टू द आर्मेचर या फिर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। सेकेंड है मेरे पास में क्या, आर्मेचर। आर्मेचर एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम ये कॉपर वायरिंग या फिर ये जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको वाउंड करते हैं। एक सॉलिड स्ट्रक्चर है मेरे पास में। कॉपर तो एक
सॉलिड नहीं हो सकता ना, या फिर कॉपर का वायर सॉलिड नहीं हो सकता, तो इसके ऊपर उसको किसी के ऊपर वाउंड करना पड़ेगा ताकि वो आसानी से ऐसे घूम सके। इलेक्ट्रिक मोटर का काम ही ये होता है, घूमना, है ना। आर्मेचर, कॉपर वायरिंग, ठीक है। और फोर्थ है मेरे पास में ब्रशेस, स्प्लिट रिंग्स। इनका काम क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक मोटर में, ये नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक मोटर काम नहीं करेगी। थर्ड है मेरे पास, लास्ट है मेरे पास में सिक्स्थ, बैटरी, ठीक है। ये मीटर ऐसे ही लगा रखा है मैंने, ठीक है। सो यहाँ तक मेरे पास में कंस्ट्रक्शन हुआ। ब्रशेस और स्प्लिट रिंग्स का क्या काम होता है अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। देखो हो क्या रहा है, वर्किंग क्या हो रही है, देखो सबसे पहले यहाँ पे कनेक्टेड है, ये पूरा एक मेटल का है या फिर कार्बन का ब्रश मान लो, तो ये कनेक्टेड है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में रहता है ब्रश किसके, स्प्लिट रिंग्स के, ठीक है। ब्रशेज आर विद स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स विद स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। इसका रोल क्या होता है, फिर कैसे काम करता है, फिर क्यों ऐसा होता है, वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ पे गया करंट, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, नॉर्थ से साउथ जाती है, तो मैं नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देता हूँ। देखो हो गया ना मेरा काम। अब मैं इस लूप को कंसीडर कर रहा हूँ, ए बी लूप को अगर मैं कंसीडर करूँ, तो ए बी लूप में क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन कैसी है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। तो लॉ ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर, इधर, है ना। और फोर्स किधर होगा, अंदर की तरफ, है ना। तो फोर्स को कर दो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कैसा, क्रॉस की तरफ, या फिर ऐसा कर दो अंदर की तरफ, ऐसा मान लो, है ना, अंदर की तरफ। उस वाली लूप को कंसीडर करूं, सीडी लूप को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर यही है ना। और ये वाली लूप भी है, उसका उसका रोल मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाता हूँ, वो उसका कैसे होगा, ठीक है। तो इधर जा रहा है करंट, करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे गया, ठीक है, करंट नीचे गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी इधर ही है, और फोर्स की डायरेक्शन किधर आई, बाहर की तरफ, ठीक है। सो ये मेरे पास में फोर्स की डायरेक्शन आई बाहर की तरफ। इधर सीबी लूप को कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आप 12th में क्लास में आओगे, या फिर जब आप 12th क्लास में आओगे, तब आपको पता चलेगा कि अगर करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम होती है, तो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल बनता है, उसमें साइन थीटा एक फॉर्मूले में इंक्लूडेड होता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से मेरे पास में उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ तक आई बात मुझे समझ में। इधर फोर्स कैसा है, इधर, और इधर फोर्स कैसा है, बाहर की तरफ। इस वाली लूप में फोर्स कैसा है, अंदर की तरफ, और इस वाली लूप में फोर्स किधर है, बाहर की तरफ। तो देखो हुआ क्या है, एक और मैं बुक लेके आऊँ तो हुआ क्या है, ये मेरे पास में बुक है, ठीक है। इसको इस डायरेक्शन में, या फिर इस वाली लूप पे, इस वाली डायरेक्शन में, या फिर इस वाले फेस पे इधर की डायरेक्शन में फोर्स फील हो रहा है, और इस वाली डायरेक्शन में या फिर इस वाले फेस पे इधर की डायरेक्शन में फोर्स फील हो रहा है, तो ऐसे घूम नहीं जाएगी, है ना। तो इस वाली डायरेक्शन में ऐसे, और इस वाली डायरेक्शन में अंदर की तरफ, तो ये ऐसे घूम जाएगी, है ना। तो हुआ क्या है, इधर डायरेक्शन में फोर्स फील हो रहा है और इधर डायरेक्शन में फोर्स फील हो रहा है, तो ऐसे रोटेट करने लग जाएगी। तो हुआ ऐसे ही, देखो मैं आपको अगर डायग्राम भी बताऊं या फिर मॉडल भी बताऊं, तो मॉडल में भी ऐसे ही हो रहा है। ये देखो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, है ना। तो यहां तक मुझे समझ में आया, ठीक है। और ये मेरे पास में आर्मेचर, सॉरी ये करंट कैरिंग लूप, और ये मान लो आर्मेचर है छोटा सा, है ना। ये करंट कैरिंग लूप, इधर से करंट पास होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स फील होगा उस डायरेक्शन में आप देख लेना, है ना, ठीक है। अभी तक तो मुझे ये समझ में आया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या है यहाँ पे, इधर इस डायरेक्शन में अलाइन हुआ तो मोशन तो हो गया, ठीक है। अब आधी डायरेक्शन में आने के बाद में मान लो ऐसा हो गया, ये है ना, अभी तो ऐसा है, ठीक है, और ऐसा हो गया, है ना, ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब ये हाफ वे आ गया, हाफ वे में क्या हुआ, इधर बिल्कुल बीच में आ गया, और इसके यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स जो थी, स्प्लिट रिंग्स जो थी वो ऐसी हो गई होगी, है ना। ये वाली इधर आ गई होगी और ये वाली इधर आ गई होगी, है ना। इसके साथ साथ में घूम रही है, देखो ये स्प्लिट रिंग्स है मान लो, है ना, ये वाली इसके साथ साथ में घूम रही है, तो ये ऊपर आ गई, तो इससे कनेक्शन भी टूट गया, है ना, इससे कनेक्शन भी टूट गया, करंट भी छूट गया, इस पूरे लूप में करंट भी खत्म हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर भी, तो इसके ऊपर अब तो कोई फोर्स एक्सर्ट ही नहीं हो रहा है ना। लेकिन फिर भी ये रोटेट करेगी, जिस डायरेक्शन में रोटेट करती रह रही थी, है ना। क्यों, क्योंकि मेरे पास में न्यूटन का फर्स्ट लॉ आता है इसके लिए,
है ना? कैसे कि a body at rest will remain at rest और body in motion will remain in motion until and unless an external force is applied on it, ठीक है? तो ये मूव मोशन कर दिया, हाफ वे आ गई, नो फोर्स इज एक्सर्टेड, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है इसके ऊपर, तो ये जिस स्टेट में थी मोशन कर रही थी तो ये मोशन ही करती रहेगी, है ना? तो ये इधर हाफ वे आ गई, फिर भी ये ऐसे मोशन करती रहेगी और जैसे ही इधर आई कनेक्शन वापस आया, करंट वापस आया, और लेकिन क्या हुआ कि हाफ वे जब आई है इधर घूम रही थी तो S2 इधर आ गया और S1 इधर आ गया, है ना? S1 के साथ में क्या था, AB लूप, और S2 के साथ में क्या था, CD लूप, ठीक है? तो अभी करंट की डायरेक्शन फिर भी इधर ही है ना, CD लूप में, लेकिन अलग हो गई, CD या फिर जो भी हमने नामकरण किया था उस लूप में अलग हो गई, लेकिन इस पूरे सर्किट में मेरे पास में अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन सेम है। तो स्प्लिट रिंग्स का क्या काम होता है, फिर ब्रशेस का क्या काम होता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में रहते हैं ब्रशेस किससे, स्प्लिट रिंग्स से, ताकि एक ओवरऑल करंट जो है वो सेम रहे, या फिर फ्लो ऑफ द करंट रिमेन्स सेम, या फिर डायरेक्शन ऑफ द करंट रिमेन्स सेम इन द इलेक्ट्रिक मोटर। अगर ऐसा नहीं होता, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में नहीं होते, तो इधर डायरेक्शन हो जाती उल्टी, ये CD लूप इधर आ जाता तो, है ना, इधर डायरेक्शन हो जाती उल्टी, तो उल्टी जब होती तो मेरे पास में इधर घूम के कैसे आया इधर, और वापस ऐसे उल्टी हो गई मेरे पास में डायरेक्शन, तो उल्टी होने के बाद में वापस ऐसे हो जाती, तो ऐसे 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 इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे ऐसे घूमती रहती है ना। तो ऐसे ऐसे नहीं करना, हमें तो एक कांस्टेंट मोशन चाहिए, है ना। तो इस वजह से मेरे पास में स्प्लिट रिंग्स और ब्रशेस होते हैं, ठीक है। अब हम इसको इसमें भी देख लेते हैं। ये मेरे पास में करंट की सप्लाई आ रही है, ठीक है, यहाँ से मेरे पास में करंट की सप्लाई आ रही है, और अब मैं क्या करूंगा, इस करंट कैरिंग लूप पे एक डायरेक्शन में करंट पास करूंगा, देखना है ना। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में ये मान लो ब्रशेस है मेरे, है ना, तो अभी मेरे पास में इस डायरेक्शन में अलाइंड है, ध्यान से देखना। जैसे ही मैं इसको टच करूंगा ये घूमेगी, ये देखो घूमी, ये देखो घूमी, है ना, कितना मस्त है ना, इलेक्ट्रिक मोटर बना दी हमने, ठीक है। देखो वापस देखना, है ना, यहाँ पे देखो, ये देखो घूम रही है ना, और ऐसे मेरे पास में इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे पास में समझ में आया, या फिर आपको समझ में आया कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। ये मेरे पास में करंट कैरिंग सर्कुलर ऐसे बहुत सारे लूप्स थे, और इसको मैंने इस आर्मेचर पे रखा, ये मेरे पास में नॉर्थ और साउथ पोल थे, देखो अट्रैक्ट करे एक दूसरे को, है ना, नॉर्थ और साउथ पोल है, और इसको मैं मान लो स्प्लिट रिंग्स मान लो, और वो ब्रशेस थे, ठीक है। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में रखा, वो उधर जाने के बाद में डायरेक्शन चेंज हो रही है इसके अंदर, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन सेम है ना, ओवरऑल डायरेक्शन सेम है, इस वजह से वो ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है। तो मेरे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक मैकेनिकल वर्क मिला, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मेरे पास में एक मैकेनिकल वर्क मिला मुझे, ठीक है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी मिली मुझे, है ना। सो ये मेरे पास में था इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट। जब मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा मैग्नेटिक फील्ड में, तो मुझे एक फोर्स फील हुआ, ठीक है। उसके बेसिस पे एक एप्लीकेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझना। अब यूजेस कहाँ कहाँ पे है, आपकी कार्स में यूज आती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए, है ना, और आपके लैपटॉप्स में यूज आती है इंजन को कूल, इंजन को क्या, इस लैपटॉप को कूल करने के लिए सीपीयू के अंदर वो फैन होते हैं ना, इसके अंदर ऊपर वाले फैन में, यहाँ पे जो आपके फैन है, और कहाँ कहाँ पे यूज आती है, कूलर्स में यूज आती है इलेक्ट्रिक मोटर, और जनरेटर्स में कभी कभी इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर का ही मॉडिफिकेशन जनरेटर है, तो वहां पे यूज आती है। तो बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रिक मोटर का काम आता है, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर काम आती है, ठीक है। आपके वो आरसी रिमोट कंट्रोल कार होती है ना, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है, आपके बचपन में अगर कभी खोली हो तो देखा होगा, है ना। मैं तो बचपन में ये बहुत करता था, है ना। सो यहाँ तक आई बात समझ में। तो ये मेरे पास में था इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी हमने समझ लिया। अब इसकी इंटेंसिटी को, या फिर इसका जो ये जो रोटेशन है, इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स की लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स जो है, या फिर ये जो लूप है मेरे पास में, उनकी जो क्वांटिटी है वो मैं बढ़ा सकता हूँ, ताकि करंट जैसा जैसे बढ़ेगा उसके उसके बेसिस पे मेरे पास में ये फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। तो ये मेरे पास में होता है इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट, किसके बेसिस पे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसके फोर्स को कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। यहाँ तक आई बात समझ में। तो ये मेरे पास में एक और टॉपिक खत्म हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। हम बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी किससे, मैग्नेटिज्म से।
ठीक है। सो यहाँ तक आई बात समझ। तो ये थे हमारे पास में इलेक्ट्रिक मोटर के कॉन्सेप्ट, और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बाय बाय।